नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आज किस बारे में बात करेंगे। आज क्या है विशेष? दरअसल विशेष है कि अग्निपथ के लिए अग्नितांडव हो रहा है। देश का युवा सड़कों पे है और अग्निपथ के खिलाफ लगातार बातचीत कर रहा है। कुछ दिन पहले जब सरकार ने अग्निपथ स्कीम के बारे में बात करी थी तो हमने भी यहाँ बात करते हुए कहा था कि शायद ये कदम बहुत आगे जाएगा, बहुत क्रांतिकारी है। लेकिन लग रहा है ऐसा कि जो देश का युवा है वो इस समय इस अग्निपथ की स्कीम अग्निपथ के साथ नहीं है, बल्कि वो सड़क पर उतर के उसका विरोध कर रहा है। बेरोजगार युवा नौकरी की आस चुपचाप था, लेकिन सरकार ने 4 साल की नौकरी का इंतज़ाम किया तो ये युवा अब बिलख गया है और अब इस गदर से बचना सरकार के लिए नामुमकिन सा लग रहा है। चलिए, देश के हाल आप देख ही रहे होंगे। शहर जल रहे हैं, बेरोजगारी का गुस्सा सड़कों पर उबल रहा है। अग्निपथ को लेकर जगह जगह अग्निकांड हो रहे हैं, लेकिन इस दौर में भी स्कीम को लेकर कुछ लोग समर्थन में, कुछ विरोध में हैं। यानी कि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग चल रहा है। आखिर क्या है स्कीम के नफ़ा नुकसान, इस टॉपिक पर करेंगे अपने एक्सपर्ट से चर्चा। लेकिन पहले देख लेते हैं हाल शहर। बिहार से यूपी, दिल्ली से बंगाल, हरियाणा से राजस्थान, हर जगह पहुंच चुकी है अग्निपथ की ये आंच। जिस स्कीम के आक्रोश में शहर शहर बवाल हो रहा है और हर बवाल में अग्निपथ पर सवाल उठ रहा है। ये तस्वीरें हैं बिहार के तांडव की, जहां समस्तीपुर में गुस्साए युवाओं ने जमकर आगजनी की और पुलिस की गाड़ी तक तोड़ दी, जबकि बहिया आरा में रेलवे स्टेशन को ही फूंक डाला। ट्रेन की पटरियों पर जलती हुई ये गाड़ियां बिहार के लखीसराय की हैं, जहां उपद्रवियों के आगे पुलिस की एक भी न चली। इंजन तोड़ दिया, इंजन के आगे आग लगा दिया, में भी आग लगा, ट्रेन में भी पूरा आग लगा। कितना आप लोग मना नहीं किया? बहाना खुद स्वयं बुताए। बिहार से फैली ये आग देश के कोने कोने में पहुंच रही है। यूपी के बलिया में भी युवाओं का गुस्सा ट्रेनों पर निकला तो तेलंगाना में भी जमकर बवाल हो रहा है। हरियाणा में भी युवा सड़कों पर हैं तो पुलिस उनके पीछे लाठियां लेकर, जबकि दिल्ली में एक बार फिर से छात्र और दूसरे छात्र संगठन भी सड़कों पर उतर आए हैं और स्कीम की खिलाफत में जुट गए हैं। पुलिस हमें प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है, जो हमारा अधिकार है वो नहीं करने दे रही है। हम 2 मिनट के लिए वहाँ खड़े हुए और उन्हें हमें खदेड़ना शुरू कर दिया। इस देश के अंदर डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज है नहीं है। अगर है तो हम शांतिपूर्वक यहाँ पे प्रदर्शन करने आ रहे थे। सर, समस्या ये है, अग्निपथ योजना जो है वो सरासर गलत है। युवाओं के साथ एक छल है। 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आर्मी के अंदर जॉब देना, ये सरासर कहीं भी लाजमी नहीं है। वहीं मामला बढ़ता देख सरकार के मंत्री फ्रंट फुट पर आ गए हैं। कोई इसे विपक्ष की साजिश बता रहा है तो कोई इस स्कीम को युवाओं का सुनहरा भविष्य। वहीं इस बीच रक्षा मंत्री भी सामने आए और उन्होंने बताया कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को 21 से बढ़ाकर 23 साल किया गया है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। जो पूरी तरीके से मेंटली फिजिकली फिट होगा, मैं समझ रहा हूँ उसको उसके बाद जो है, क्योंकि 26 साल तक की ही एक नौकरी है ये 4 साल की, तो वो उसके बाद जो दूसरे अन्य डिपार्टमेंट होते हैं रिटायर्ड फौजियों को ज़्यादा तरजीह दी जाती है लेने के लिए सर्विस में, तो उनको बाद में और मौका मिलेगा, फायदा होगा उन लोगों को। अब हम आर्मी में 4 में से 1 को कह रहे हैं कि लेंगे और ये 4 साल में रेडी टू जॉब रहेंगे। 12 लाख से 20 लाख उनको पड़ेगा। गृह मंत्रालय के सारे पैरामिलिट्री राज्यों के दरवाजे, फिर आने वाले समय में फिर उनकी नियुक्ति, यानी
एक तरह से स्किल्ड फॉर जॉब हो, रेडी टू जॉब होगा। विरोध की इस आग के बीच भारतीय वायुसेना अग्निपथ को लॉन्च करने को पूरी तैयार है। उनकी माने तो युवा अग्निवीरों के आने से वायुसेना को फायदा ही होगा। सो इसमें ये जो यंग मोटिवेटेड टेक्नोलॉजी सेवी लोग जो आ रहे हैं अग्निवीर, ये तो ऑटोमेटिकली हमारे इथॉस में फिट हो ही जाएंगे, तो इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। एयर पावर आपको पता है वैसे भी स्पीड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ही मेन फैसेट्स हैं हमारे एयर पावर के, एयरफोर्स के, एंड उसके लिए भी यंग लोग के पास ज़्यादा एनर्जी है, ज़्यादा फिटनेस है। सो ये ऑटोमेटिकली ये एक करेक्ट बैलेंस बनेगा इन यंग लोगों का और एक्सपीरियंस लोगों का, जो अनुभवी, जो हमारे जो रेगुलर कार्डर वाले होंगे, और इस करेक्ट बैलेंस के साथ हमारी ऑप पोटेंशियल और भी ज़्यादा होगी, इसका मेरा पूरा विश्वास है। युवाओं का गुस्सा और ज्यादा भड़क रहा है और सरकार उसको थामने के बजाय भर्ती प्रक्रिया और तेज कर रही है। थल सेना आने वाले 2 दिनों में और वायुसेना 24 जून से ये भर्ती शुरू कर देगी। भारत सरकार ने अग्निपथ योजना की घोषणा की है, जिसके द्वारा नौजवान आर्म फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। इस योजना में भर्ती की आयु 17.5 से 21 साल रखी गई है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। वायुसेना की भर्ती प्रक्रिया 24 जून से आरंभ होगी। बहरहाल देश भर से आ रही ये तस्वीरें इस बात का इशारा कर रही हैं कि मामला अभी और गर्माएगा। न तो सरकार सुन रही है, न युवा समझ रहा है। बस अग्निपथ के अग्नितांडव में देश धड़क रहा है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए हम इसके और अंश भी आपको दिखाएंगे। आज पूरे आधे घंटे में हम अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें भी दिखाएंगे और अंश भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसे बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ कौन गेस्ट रहेंगे इसे बातचीत करने के लिए, इस पर और समझने के लिए हमारे साथ अभिजीत सिंह, जो कि फॉर्मर नेवल ऑफिसर हैं, वो मौजूद है। अभिजीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। क्यों है युवा नाराज आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा मैंने ये बात कल भी आपके चैनल पे आके कही थी कि ये स्कीम जो आई है इसमें ये थोड़ी जल्दबाजी में आई है। इसमें ना तो कोई ट्रायल हुआ, ना कोई पायलट प्रोजेक्ट था, और ये है कि ऐसा लगता है कि इस स्कीम को बिना सोचे समझे जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जबकि मैं आपको बताऊं कि इस स्कीम के 2 पहलू हैं। इसके एडवांटेजेस काफी हैं। इस बात में सच्चाई है कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के लिए, एक टेक सेवी मिलिट्री फोर्स बनाने के लिए, और जो आर्मी की एज प्रोफाइल है उसको कम करने के लिए शायद ऐसी स्कीम का आना जरूरी था और लाजमी है। और अगर आप एक्सपर्ट से बात करें, जो सीनियर जनरल्स हैं, एडमिरल्स हैं, एयर मार्शल्स हैं, वो बताएंगे आपको कि किसी न किसी स्टेज पे हमारी इकोनॉमिक रियलिटीज, हमारी आर्थिक सच्चाइयां ऐसी हैं कि ऐसी स्कीम को आना ही था। लेकिन जिस तरीके से ये लाई गई है उसमें वो बहुत सवाल खड़े करती है। सबसे पहले तो ये बात है कि अग्निवीर जो स्कीम प्रेजेंट की गई है वो एक कंट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट स्कीम की तरह प्रेजेंट की गई है, और ये ऑफिसर्स पे लागू नहीं होती है, ये लागू होती है जवानों पे, जो सिपाही हैं, जो सेलर हैं, जो एयरमैन हैं, उन पे लागू होगी। अब हमें ये बात समझनी चाहिए कि ये जो काडर है ये रूरल इंडिया से आता है, ये रूरल इकोनॉमी से आता है, ये छोटे गांव हैं, ये टियर 2 सिटीज हैं, वहां से आता है। और यहाँ जॉब सिक्योरिटी का बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है जॉब सिक्योरिटी को और पेंशन को। तो जब आपने जॉब सिक्योरिटी इन बच्चों की छीन ली, आप कहते हैं कि वो 4 साल के लिए ज्वाइन करेंगे और उसके बाद उनको हम छोड़ देंगे, और जब हम उनको छोड़ेंगे तो वो जो सेवा निधि स्कीम वगैरह से उनको कुछ 10-12 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन 10-12 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन आज के जमाने में काफी नहीं है। उससे ना तो वो सेटल हो पाएगा, ना उसको जॉब्स मिल पाएंगी। आप कहते हैं कि आपकी लैटरल इंडक्शन हो जाएगा पैरामिलिट्रीज में, सीएपीएफ में, सीआरपीएफ वगैरह में, लेकिन ये जो बात है इसकी कोई गारंटी नहीं दे रहा। ये सिर्फ एक जिसे बोलते हैं कि एक सपना है कि होगा। और मैं काफी साल रहा हूं सर्विसेज में, मुझे ये बात पता है कि लैटरल इंडक्शन के लिए ब्यूरोक्रेसी को, जो सीएपीएफ्स हैं, उन्हें खुद बड़े रिजर्वेशंस हैं, वो ये एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करते कि
सर्विसेज से जो लोग डिमोबिलाइज हों वो सीधे हमारे रैंक्स में आ जाएं, वो उनका रैंक का बैलेंस खुद खराब होता है। तो ये प्रेफरेंस की बात जो है, ये प्रायोरिटाइजेशन की बात जो है, ये वहीं तक रह गई है। ये सिर्फ एक प्रॉमिस है, इसमें कोई जो है गारंटी नहीं दी जा रही कि ये जो बच्चे 4 साल के बाद जो बाहर आएंगे उनको जॉब सिक्योरिटी कोई होगी। दूसरी बात ये है, और सबसे जरूरी बात ये है कि जब आप 75% लोगों को, 75% लोगों को निकालने वाले हैं, तो आप डिसाइड कैसे करेंगे कि किसको निकालें और किसको नहीं। 4 साल का टाइम जो होता है वो ट्रेनिंग के लिए ही बहुत कम है। 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, 6 महीने में आप एक ऐसा सैनिक तैयार कर ही नहीं सकते जो जाके बॉर्डर पे खड़ा हो और जिसको इक्विपमेंट सारा पता हो और जिसको सारी सेफ्टी ड्रिल्स पता हो। उसके लिए उसको लंबी ट्रेनिंग चाहिए होगी। तो होगा ये कि ये जो जितने अग्निवीर हैं, ये 4 साल जो रहेंगे, ये बेसिकली टूरिस्ट बन के रहेंगे। इनको जो बैटल हार्डी लोग हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे होंगे और इनका इवैल्यूएशन भी नहीं हो पाएगा और बड़ी मुश्किल होगी ये बताने में कि कौन से 25% को हम रखें और कौन से 75% को हम जाने दें। दूसरी बात, जब आप ये स्कीम 3-4 साल तक चलाएंगे और इतने सारे लोग आएंगे, तब जो फौज का एसेंशियल बैलेंस है बिटवीन रिक्रूट्स एंड बिटवीन एक्सपीरियंस फाइटर्स, वो चेंज हो जाएगा। आप देखें कि अगर 4-5 साल तक ये स्कीम चलती है, हो सकता है पहले 1-2 साल में दिक्कत ना आए, और नेवी में और एयरफोर्स में मेरा मानना है कि ज्यादा दिक्कत शुरुआती सालों में नहीं आएगी। लेकिन 3 या 4 साल बाद जब आपके फौज में ज्यादा अग्निवीर होंगे और कम एक्सपीरियंस लोग होंगे, तब वो फौज कितनी इफेक्टिव रहेगी वॉर फाइटिंग में, ये एक बड़ा सवाल है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये स्कीम, इसमें सवाल सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से उठाए जाएं कि जॉब नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है। अगर आप इफेक्टिवनेस की, मिलिट्री इफेक्टिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बात समझ में नहीं आती कि ये स्कीम इंप्लीमेंट होगी कैसे। तो बस मेरा ये कहना है कि इस स्कीम में थोड़े संशोधन की जरूरत है, थोड़ा सा इसको फाइन ट्यून करना पड़ेगा। इसे पहले तो कम से कम 50% को आप रिटेन करें और 50% को जाने दें, और बाद में चाहे तो उससे कम करें। लेकिन इस फॉर्म में, जिस स्थिति में ये अब है, जिस स्थिति में इसको प्रेजेंट किया गया है, उस स्थिति में ये युवा, जो गांव का युवा है, उसे ये एक्सेप्टेबल कतई नहीं। मैं आपसे समझना चाहता था कि क्या ग्लोबली कई और जगहों पे इस तरह के कोई फॉर्मेट चले और वो सक्सेसफुल हुए? ये बात कही जा रही है कि साउथ कोरिया में ऐसी स्कीम है। बात की जा रही है कि सिंगापुर में ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट की गई है। देखिए, जो कॉन्स्क्रिप्ट स्कीम है ये काफी जगह इम्प्लीमेंट की गई है, ऐसा नहीं है कि, और सुना जाता है कि काफी साल पहले इंडिया में भी ऐसी, भारत में भी ऐसी एक स्कीम थी जिसमें 5-6 साल बाद जो है वो 15 साल की जगह जवानों को 5 या 6 साल रख के उनको फिर कहीं किसी और जॉब में अकोमोडेट किया जाता था, लेकिन फौज में नहीं रहते थे वो। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि, और हमें ये समझना चाहिए कि हमारी सोशल रियलिटीज जो हैं, जो हमारी आर्थिक सच्चाइयां हैं, वो बहुत अलग हैं। वो साउथ कोरिया से और सिंगापुर से कंपेयर नहीं की जा सकती। कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल परे हैं। हमारे जो बच्चे, जो पूल है बच्चों का जो ज्वाइन करते हैं, ये हमें समझना चाहिए, ये टेक सेवी बच्चे नहीं हैं जो ज्वाइन करेंगे। ये बात बार बार की जा रही है कि हम टेक सेवी लोग लेंगे, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जाएंगे, एजुकेटेड जो लोग हैं, जो आईटी में एजुकेटेड हैं, उनको लेंगे। देखिए, आईटी में एजुकेटेड लोग जो है वो ऑफिसर कार्डर नहीं ज्वाइन कर रहे। जब वो ऑफिसर कार्डर नहीं ज्वाइन कर ले, तो ये आपने कैसे मान लिया है कि वो जवानों के कार्डर ज्वाइन करेंगे? तो ये समझना कि ये पूल जो है ये कहीं और से आ जाएगा और हम इन बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही सैवी, टेक सैवी यूथ को एकोमोडेट करेंगे, ये भी मेरे ख्याल से एक मिस रिप्रेजेंटेशन है रियलिटी का। रियलिटी ये है कि ये गांव देहात से बच्चे आएंगे, ये टियर 2 सिटीज के बच्चे होंगे, ज्यादा इनमें एजुकेशन नहीं होगी, लेकिन इनमें जुनून होगा सर्व करने का। और हमें ये समझना चाहिए कि नेवी और एयरफोर्स की बात नहीं करते, आर्मी की बात करते हैं, जबकि मैं खुद नेवल ऑफिसर रहा हूं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये प्रॉब्लम जो है ये ज्यादा आर्मी के लिए आती है, इतनी एयरफोर्स और नेवी की नहीं है। कि आर्मी में अभी भी नाम नमक निशान चलता है। यहाँ पर सॉलिडेरिटी इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं एस्पेक्ट कोर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सॉलिडेरिटी इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसा बंदा चाहिए जो बॉर्डर पे खड़ा हो सके, अपने सीने पे गोली ले सके। और 4 साल के लिए जो बच्चा आएगा, जो एक कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में होगा और जिसे अपने
यूनिट के लिए ना सॉलिडारिटी होगी, सिर्फ इनसिक्योर होगा, उससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो एक योद्धा बने, जिस तरीके का योद्धा हम अपनी फौज में चाहते हैं। चलिए एक बार सर आपसे सवाल लेने से पहले एक बार हम अपने सारे दर्शकों को एक वॉक थ्रू भी दिखाते हैं जो सेना प्रमुख और दोनों युवाओं से शांति की अपील के साथ भर्ती की तैयारी शुरू को कह रहे हैं। लेकिन जो अग्निपथ स्कीम का जो विरोध है उससे जो हंगामा मचा हुआ है, केंद्र जो है विरोध में है और कई कई जगहों में आपको आगजनी पथराव की बात करी गई है। हम आपको बिहार के दानापुर ले चलते हैं जहाँ से हमारी सहयोगी प्रियंका त्रिपाठी ने रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर ये डिस्कशन को चालू रखेंगे। जिस तरीके से चीजें यहाँ के सरकार और प्रबंधन के हाथ से निकल चुकी हैं, जिस तरीके से उपद्रव ने पूरी तरीके से इस रेल यातायात को अपने कब्जे में कर लिया और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो ऐसी ट्रेन की कोचेस हैं जो जल चुकी हैं। अब से कुछ ही सेकंड्स पहले हमने देखा किस तरीके से उन जल रही बोगियों को मेन कोचेस से हटाया गया और अब जो बाकी कोचेस हैं उनको भी हटाने की कोशिश होगी, तब जाकर के इस पूरी आग पे काबू पाया जा सकेगा। सुबह से ही हम देख रहे हैं समस्तीपुर से जिस तरीके की तस्वीरें आई, उसके बाद वो आग भड़की और आग जाकर के फिर हमने देखा आरा के पास भी जो रेलवे स्टेशन से वहां पे भी आगजनी की गई और अब यहाँ पे दानापुर में जिस तरीके से उपद्रवियों का तांडव मचा है वो किसी के हाथ में थमता नजर नहीं आया है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे, ये देखिए, ये वो बर्निंग ट्रेन की तस्वीरें हैं जो टाइम्स ऑफ नवभारत के स्क्रीन पे आप पहली बार देख सकते हैं, हमारे दर्शक देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जलती हुई ट्रेन यहां से हटाई जा रही है ताकि इसे आगे ले जाकर के इस आग पे काबू पाया जा सके। टाइम्स ऑफ नवभारत के दर्शक देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो ट्रेन है जो कि सिकंदराबाद दानापुर स्पेशल ट्रेन है उसकी बोगी नंबर S1, S2 और S3 में किस तरीके से आग लगाया गया और उसके बाद यहां पे इसे इसी तरीके से जलता छोड़ दिया गया। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको विभव के जरिए दिखाएंगे। विभव, आप इन तस्वीरों पे वापस जाएं, आप देखें ये जो दूसरी कोच है, हालांकि इस पे किसी भी ट्रेन का नाम नहीं लिखा हुआ है कि आखिरकार ये कौन सी ट्रेन है, हो सकता है ये स्पेशल ट्रेन हो, उसका भी एक बोगी पूरी तरीके से धू करके जल चुका है। तस्वीरों में आप देखें एक जलती हुई ट्रेन यहां दानापुर से हटाई जा चुकी है, वहीं दूसरी ट्रेन में अब भी आग की लपटें, आग का धुआं नजर आ रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें, जो ट्रेन की ज्यादा यात्रा न करते हो, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रेलवे ट्रैक है जो देश के उत्तर पूर्वी राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है, जिसमें दानापुर का ये जो जंक्शन है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि दानापुर के बाद आगे जाकर के सबसे बड़ा जंक्शन मुगलसराय है, वहां से ट्रेन लेफ्ट करती है। सिकंदराबाद एक्सप्रेस पे आपने देखा किस तरीके से आग लगी हुई थी, वहीं अब इस ट्रेन की आग को भी बुझाने में काबू पाया जाने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हालांकि हम उनका चेहरा नहीं दिखाना चाहेंगे, लेकिन वो बता सके जो एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे, क्या हुआ था भैया, क्या दिखा आपने? आपकी तस्वीरें हम नहीं दिखा रहे। बहुत लोग आया था, कम से कम 10-12 हज़ार की संख्या में स्टूडेंट आए थे। हाँ। और आके हम लोग का भी हमला किया, हम लोग भाग गए ऑफिस छोड़ के। क्या कह रहे थे वो लोग? वो लोग वही 4 साल के कोई मिलिट्री का ही सब है उसके सेवा में सर। तो आप लोग आमतौर पे वर्दी में रहते हैं, वर्दी क्यों खोलनी पड़ी आपको? नहीं खोलते तो सर पत्थर मार के हम लोग का मतलब बेहोश कर देते, या सारा लोग, हम लोग क्या है सर, हमारे ऑफिसर लोग भाग गए। हम लोग तो ग्रुप डी का कर्मचारी। पुलिस की टीमें आई थी यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं, अभी आए हैं, बाद में सब चले गए हैं तब आए हैं। ये सुना आपने, हालांकि यहाँ के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी तस्वीरें ना दिखा सके, लेकिन जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं तब से कि एक एक करके एकाएक लोग आए और उन्होंने यहाँ पे उपद्रव मचाना शुरू कर दिया और तस्वीरें साफ बयां करती हैं कि किस तरीके से ट्रेनों पे आगजनी की गई है। सुबह से टाइम्स ऑफ भारत के दर्शक देख रहे हैं कि कैसे कैसे एक एक रेलवे प्लेटफॉर्म को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि रेल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है और इन लोगों के दिमाग में, जहन में बस यही बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अटैक करना है, इसलिए ट्रेनों पर अटैक किया जाए। अभिजीत सर, ये तस्वीरें हम सब देख रहे हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे देश का युवा एक तो सड़कों पे उतरे और दूसरा हम नहीं चाहते कि कोई भी किसी भी तरह की पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हो। लेकिन क्या आपने एक्सपेक्ट किया था इस तरीके का वायलेंट रिस्पॉन्स हो जाएगा एकदम से? देखिए, मैं आपसे कहूँ कि ये जो वायलेंस हम देख रहे हैं जो अक्रॉस इंडिया हो रहा है, ये बहुत दुखद है, बहुत निंदनीय है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि ऐसे लोग
जो इस वायलेंस में शामिल हैं, ये कतई वो लोग नहीं हो सकते जो डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करें। ये वो सैनिक नहीं है जो बॉर्डर पे खड़े होकर हमारी देश की रक्षा करेंगे। तो इन्हें ये सोचना चाहिए कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एस्पिरेंट्स हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन का एक इथॉस है, और उस इथॉस में इस तरीके की वायलेंस जो है वो कहीं फिट इन नहीं होती है। तो इस बात का जितना भी क्रिटिसिज्म किया जाए, जितनी भी इसकी निंदा की जाए, वो कम है। मैंने सर्टेनली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना वायलेंट रिस्पॉन्स होगा, बट लेकिन ये बात जरूर पता थी कि इस स्कीम के आते कुछ सवाल जरूर खड़े होंगे और कुछ नाखुशी जरूर होगी, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि इस स्कीम में बहुत से ऐसे पहलू हैं जिस पे शायद ज्यादा सोच विचार नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है तो जो फाइनेंशियल लॉजिक है, जिसमें ये सोचा गया है कि किसी तरह जो सर्विसेज का जो पेंशन बिल है, सैलरी बिल है, वो किसी तरह कम किया जाए ताकि ज्यादा पैसा फ्री अप हो कैपिटल प्रोक्योरमेंट्स के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए। उस लॉजिक ने जो आपके ऑपरेशनल इम्पेरेटिव्स हैं, जो हमारे ऑपरेशनल कंपल्शंस हैं टू हैव अ फिट एंड फाइटिंग फोर्स, उसको ओवरराइड कर दिया। ये बात भी चिंताजनक है कि इतनी बड़ी स्कीम जो पूरे देश पे लागू होगी, जिसमें हजारों नहीं लाखों लोगों के फ्यूचर डिपेंड करता है, वो सिर्फ एक ही फाइनेंशियल लॉजिक से लाई गई। अब काफी लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये फाइनेंस इज नॉट दी ओनली कंसिडरेशन, इसमें बहुत से और भी कंसिडरेशंस थे, और मैं उनकी बात से कुछ हद तक सहमत हूं कि मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन करना पड़ता है। किसी एक स्टेज पे जाके ये डिसीजन लेना पड़ता है कि आप कैसे अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको प्रायोरिटाइज करेंगे, लेकिन रूरल इकोनॉमी के लिए और जो जवान के काडर में लोग ज्वाइन होने वाले हैं, उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन काफी नहीं है। ये 21 से 23 वाली अभी जो बयान है कि जो 21 की उम्र तक था, उसको 23 तक कर दिया है, क्या वो थोड़ा सा मरहम करेगा, या आपको लगता है कि सरकार को? बिल्कुल मरहम करेगा। ये बात मैंने कल भी कही थी कि एक इसमें खामी ये थी कि जो बच्चे 2-3 साल से ट्राई कर रहे थे ज्वाइन करने के लिए और उनकी एज बढ़ गई थी, अब इस स्कीम के मुताबिक कल तक वो एलिजिबल नहीं थे, लेकिन आज वो बढ़ गया है। तो ये बहुत ही वेलकम न्यूज है, इसे हमें सराहना चाहिए कि ये गवर्नमेंट ने कंसिडर किया और ये करेक्शन लाया। उसी तरह मुझे लगता है गवर्नमेंट को एक और इसमें संशोधन करना चाहिए कि 25-75 का जो परसेंटेज रेशो है, उसको शुरू में मेरे ख्याल से शायद थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एटलीस्ट पहले इसको 50-50 तो करना पड़ेगा, अगर 60-40 नहीं, और उसके बाद से थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। दूसरा, इसमें मेरे ख्याल से संशोधन ये लाना पड़ेगा कि ये जो अग्निवीर ज्वाइन कर रहे हैं, ये इनके टर्म्स एंड कंडीशंस वो नहीं है जो एक रेगुलर सैनिक के होते हैं। इन्हें अपने पे एंड अलाउंसेस में भी डीए नहीं मिल रहा है, डियरनेस अलाउंस नहीं मिल रहा है, इन्हें और भी काफी ग्रेचुटी का कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये इनको एडवर्सली इफेक्ट करेगा। एक्सपर्ट्स का ये सोचना है कि जितने साल भी ये सर्विस में रहें, इन्हें वही ट्रीटमेंट मिले, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो जो रेगुलर सोल्जर्स को मिलता है। और उसके बाद फिर जो है वो उसके बाद फिर और ऐसे कुछ रिफॉर्म लाए जाएं जिससे उनके लिए परमानेंट जॉब पाना पैरामिलिट्रीज में, बाहर कॉर्पोरेट सेक्टर में भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को ट्राई करना चाहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर की कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इन बच्चों को एकोमोडेट किया जाए, क्योंकि जब तक जॉब गारंटी नहीं होगी, कोई भी युवा अपने जीवन के 4 या 5 प्राइम ईयर्स नहीं स्पेंड करना चाहेगा फौज में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें इस बारे में और जानकारी देने के लिए। जैसे कि हमने शुरुआत में भी कहा था, ये जो दृश्य हैं ये थोड़ा सा दिल को दुखाते हैं 2 कारण की वजह से, कि देश का युवा होना सड़कों पे नहीं, किताबों के साथ होना चाहिए, नौकरी के साथ होना चाहिए, और दूसरी चीज़ कि पब्लिक प्रॉपर्टी, बहुत मेहनत से जब लोग टैक्स भरते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है और उसका किसी भी तरीके का नुकसान अच्छा नहीं है, निंदनीय है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी जल्द ही सिमटेगी।
लेकिन ईटीना स्वदेश विशेष में आपके लिए अभी तक इतना ही। ईटीना स्वदेश देखते रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।